गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर देखेंगे, कंपनी की प्रकृति या नेचर। इसका एक पार्ट मैंने आपको पहले बताया था, लिफ्टिंग द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ये हमने आपको बताया था। और अभी जो है हम देखेंगे कंपनी की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, इसके संबंध में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमें जानने की ज़रूरत है कि कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कहाँ किसके आधार पर इसको हम किसी भी व्यवसाय को कंपनी से जोड़ते हैं, औपचारिक रूप से कंपनी का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा जो है वो क्या कहती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलन हुआ हो। 2013 से पहले जो कंपनी अधिनियम लागू था देश में, वो था 1956 का। तो उससे पहले 2013 से पहले की जितनी भी कंपनियां हैं वह अधिकतर उस विधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी। लेकिन अब जो 2013 के बाद से जितनी भी कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं वो इस 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के विधान में हो रही हैं। इसका सम्मेलन इस अधिनियम व पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी के विधान के अंतर्गत हुआ हो तो ये माना जाता है कि वह कंपनी अधिनियम, कंपनी फॉर्म ऑफ कंपनी है। इसकी एक जो है जनरल हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनिक, कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसी कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका प्रत्यक्ष अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार और सार्वभौमुद्रा होती है। यानी एक कंपनी जो है वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखती है और परपीचुअल सक्सेशन रखती है और उसकी अपनी एक मोहर होती है, सार्वभौमुद्रा होती है, जिसके तहत जो है कंपनी के डायरेक्टर्स काम करते हैं। कंपनी, अगर हम पूरी सारी परिभाषाओं को एकजुट कर दें तो हम ये कहते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन है या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम और पूर्ववर्ती किसी अधिनियम के अंदर सम्मिलित हो। पहली बात, यानी चाहे 2013 कंपनी अधिनियम या कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन समामेलित हो, वह कंपनी कहलाएगी। कानून की दृष्टि से यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, अमूर्त है, लेकिन उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, वो एक वैधानिक अस्तित्व रखता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार रखता है, यानी उसके परपीचुअल अधिकार होते हैं, और पूंजी जो है अंतर योग्य अंशों में विभक्त होती है। तो अंशधारी जो होते हैं वह उसके सदस्य होते हैं, तो वह कंपनी फॉर्म ऑफ कंपनी कहलाती है। अब नहीं, कंपनी की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, यानी कंपनी कब कंपनी कहलाती है, जब पहली बात समामेलित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, कंपनी अधिनियम 2013 या 1956 के अधीन जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वह सब की सब जो है या समामेलित हैं, वे कंपनी फॉर्म ऑफ कंपनी कहलाएंगी। कोई भी कंपनी का अगर समामेलन नहीं हुआ है तो वह कंपनी नहीं मानी जाएगी। ये कहा जाता है समामेलित संस्था है अगर कोई, प्रत्येक कंपनी एक समामेलित संस्था है, ना कि कोई वैधानिक संस्था। फिर आता है आपका दूसरी बात, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित। कंपनी एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है, समामेलित की जाती है। कंपनी परंपरागत रूप से अगर हम कहते हैं तो कंपनी उसे माना जाता है जो दो या दो अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समामेलित की जाती है। किंतु आधुनिक समय में ये माना गया है कि कंपनी का समामेलन किसी सजीव प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक है या भारत का निवासी है, दो या अधिक व्यक्ति इसका समामेलन कर सकते हैं। फिर आता है अभिदाता, सब्सक्राइबर। एक कंपनी जो है जब समामेलित की जाती है तो उसके अभिदाता जो के द्वारा कराई जाती है। कंपनी जो है उसके केवल एक ही अभिदाता होता है, जबकि किसी निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता होते हैं और एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 अभिदाता होने
अनिवार्य है। एकाकी अभिदाता जो है वो केवल एकाकी कंपनी में ही होता है, और किसी प्रकार के अन्य में 2 मिनिमम और 2 से लेकर 7 मिनिमम व्यक्ति का होना, अभिदाताओं का होना ज़रूरी है। फिर सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या 1 तक सीमित होती है, लेकिन एक निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों का होना ज़रूरी है और अधिकतम 200 सदस्यों का, और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्यों का और अधिकतम की संख्या पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। फिर आता है विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। ये कहा जाता है कंपनी जो है एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में है, वो दिखाई नहीं देती है, वो कल्पना मात्र में नहीं होती है। एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके ऊपर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और वह किसी भी व्यक्ति पे न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है। वह अनुबंध करने की क्षमता रखती है और संपत्ति खरीदने या बेचने की क्षमता रखती है। ये सारे कार्य जो है एक कंपनी के द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में की जा सकते हैं। फिर आता है वैधानिक अस्तित्व। एक कंपनी का वैधानिक अस्तित्व होता है, एक लीगल आइडेंटिटी होती है। जैसे ही वह सम्मिलित होती है वैसे ही वह एक कानून की दृष्टि में एक अलग सदस्य हो जाती है। जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनकी अलग आइडेंटिटी होती है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है, पृथक अस्तित्व माना जाता है। यानी कि जो उसको खड़ा करने वाले भी हैं लोग और वो उसके मेंबर्स भी हैं, तो वो लोग जो हैं उनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है और कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है। फिर आता है अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व। एक कंपनी जो होती है वह उस अविच्छिन्न उत्तराधिकार रखती है, यानी अनलिमिटेड उसके पास अधिकार होते हैं। उसका अस्तित्व स्थायी होता है, कंपनी कभी भी नहीं मरती। इसका कारण है कि विधान के अधीन बनाई गई है और विधान के अधीन ही उसका विघटन किया जा सकता है। इसके सदस्य की मृत्यु, अक्षमता, दिवालियेपन, निवृत्ति या रिटायरमेंट होने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके स्थान पर नए सदस्य का चयन कर लिया जाता है। किसी भी कंपनी के जो अस्तित्व है वह वैधानिक होने के कारण, अविच्छिन्न अधिकार होने के कारण वह कंपनी निरंतर चलती रहती है जब तक कि कंपनी को विधान के अधीन समाप्त नहीं किया जाए। फिर कंपनी की सार्वमुद्रा होती है, कॉमन सील होती है, यानी कंपनी कोई भी कार्य करेगी वह अपने खुद के नाम से करेगी। उसकी कंपनी का नाम जो है उस सार्वमुद्रा पे अंकित होता है, और जितने भी जो लोग भी उस कंपनी के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं वो सार्वमुद्रा के बिना उनके सिग्नेचर का या हस्ताक्षर का कोई मतलब नहीं होता है। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी का प्रारूप सबसे बड़ा लाभ तथा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सामान्यतः अंशों द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों के द्वारा जो क्रय किए गए अंश होते हैं वहां तक उनका दायित्व सीमित होता है। यदि सदस्यों ने अंशों का समस्त अंकित मूल्य पहले ही चुका दिया हो तो कंपनी उन सदस्यों से अब और अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती है। फिर कहा जाता है अंश पूंजी। कंपनी की एक विशेषता और होती है, वह है उसकी अंश पूंजी। जब भी कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है तो उसकी अंश पूंजी को उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, और उस अंश पूंजी को वो अंशों में विभाजित करके और जनरल पब्लिक के ज़रिए से उसको पैसे को इकट्ठा किया जाता है। अंतरणीय अंश, ट्रांसफरेबल शेयर। कंपनी के अंश अंतरित किए जा सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को कंपनी के अंतर्नियम की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। निजी कंपनी के सदस्य इस प्रतिबंध के अंतर्गत ही अपने द्वारा अंशों का हस्तांतरण
कर सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य अंश उसकी मृत्यु या उसके अनुबंध करने की अयोग्यता हो जाने के बाद स्वयं ही ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। फिर आता है अभियोग योग्यता। कंपनी द्वारा दूसरे पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और कंपनी के ऊपर भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कंपनी भी अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। फिर एक और विशेषता है, वह है पृथक संपत्ति। ये कहा जाता है कंपनी की संपत्ति उसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं होती, बल्कि कंपनी की संपत्ति होती है, क्योंकि कंपनी अपने नाम से एक कृत्रिम व्यक्ति है और अपने नाम से कोई भी संपत्ति खरीद सकती है और बेच सकती है। फिर आता है अनुबंध करने की क्षमता। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है तो वह उसके सीमा नियमों की सीमाओं के भीतर अनुबंध करने की क्षमता रखती है और उसका हर अनुबंध वैध एवं अपरिवर्तनीय नहीं होता है अगर उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और सामान्यतः कंपनियां अपने अनुबंध अपने प्रबंध संचालकों अथवा उसके प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी के सहायता से ही करती है। और कंपनी मामलों में के मंत्रालय ने यही मत है कि यदि कंपनी का सीमा नियम स्पष्ट रूप से अनुमति दे तो कंपनी दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकती है। फिर आता है प्रबंधकीय दल। प्रत्येक कंपनी का प्रबंध प्रायः एक प्रबंधकीय दल द्वारा किया जाता है। ये इस दल को हम एक संपूर्ण संचालक मंडल कहते हैं, जो कंपनी की आधारभूत नीतियों को निर्धारित करता है, आधारभूत नीतियों को निर्धारित करते हैं, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों का नियंत्रण को निर्धारित करते हैं, कर्मचारियों का निर्देशन एवं नियंत्रण करते हैं और उसके जरिए से कार्य करते हैं। फिर बहुमत द्वारा अभिशासन, गवर्नेंस बाय मैजॉरिटी। कंपनी का अभिशासन जो है बहुमत के नियम सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में कंपनी की सभी सभाओं में निर्णय साधारणतः बहुमत या विशेष बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। फिर आता है वैधानिक दायित्व। प्रत्येक कंपनी के अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्व होते हैं। कंपनी के सदस्यों की सभाएं, संचालकों की सभाएं आयोजित करना, लेखा बही बनाना, पारित संकल्पों को प्रलेख रजिस्टर में प्रस्तुत करना आदि कई ऐसे कार्य हैं जो वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। फिर कंपनी जो है अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम से व्यवसाय अथवा संपत्तियां जो है नहीं खरीद सकती है। अपने स्वयं के नाम से खरीद सकती है लेकिन दूसरे के नाम से नहीं खरीद सकती। संस्था के नाम में किसी भी व्यवसाय का संचालन कर सकती है। फिर आता है माल तथा सेवाओं का व्यवसाय। कोई भी कंपनी अपने नियमों की सीमाओं के भीतर रहते हुए माल का उत्पादन, निर्माण, वितरण, विक्रय कर सकती है और सेवा प्रदान कर सकती है। उसके अंतर नियम या सीमा नियम अधिकृत हों तो कपड़ा, चाय, चीनी, अनाज, कंप्यूटर, हवाई जहाज का निर्माण और एवं विक्रय कर सकती है अथवा कुरियर, होटल यानी किसी भी प्रकार की सेवा का भी व्यवसाय कर सकती है। क्या आता है संपदा या उपक्रम की पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व उसकी संपदा उसके उपक्रम से भी भिन्न होता है। अतः किसी कंपनी को किसी संपदा या उपक्रम का सरकार द्वारा अधिग्रहण एवं राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है तो कंपनी या उसके प्रबंध का अधिग्रहण नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है। फिर आता है निवास स्थान। कंपनी का निवास स्थान जो है वह होता है जिस नाम से उसका कार्यालय पंजीकृत किया जाता है और उसके जब पंजीकृत कराया जाए या उसको समामेलित कराया गया तो जो एड्रेस जिस रखा जाता है उसके अंतर्गत उसको समामेलित किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। यदि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है तो किंतु उसकी राष्ट्रीयता उस देश की मानी जाती है जिस देश में उसका समामेलन किया गया होता है। फिर आता है नागरिक नहीं एवं मूल अधिकार भी नहीं। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है किंतु कंपनी को भारत के संविधान एवं नागरिकता अधिनियम दोनों के अधीन देश का नागरिक नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि वो उस देश में समामेलित होती है तो उसके नियम उस पर लागू होते हैं।
कहते हैं कंपनी का सामाजिक दायित्व। कंपनियों का सामाजिक दायित्व होता है कानूनी रूप से स्वीकार करना ज़रूरी है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% भाग जो है वो सामाजिक दायित्वों की क्रियाओं में लगाना अनिवार्य है, खर्च करना अनिवार्य है। कंपनी का चरित्र। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक दिल, दिमाग, आत्मा आदि नहीं होती। यह किसी भी के प्रति निष्ठावान तो किसी अन्य के प्रति निष्ठाहीन नहीं हो सकती। ये किसी की मित्र या शत्रु नहीं है। वास्तव में कंपनी का अपना कोई चरित्र नहीं होता। कंपनी का चरित्र जो है वह उसके संचालक मंडल बनाते हैं कंपनी की नीतियों के ज़रिए से। फिर आता है सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। कंपनी अपने आप में कोई महत्व नहीं है, वह एक साधन है जिससे अनेक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। हम ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी के अस्तित्व में आने के लिए उसकी प्रकृति जो है के सारे बिंदु उसके अंदर पाए जाने ज़रूरी हैं, तभी वह जो है कंपनी अधिनियम के तहत खड़ी की गई कंपनी मानी जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट में हमने उसका परिभाषा देखी कंपनी की और उसकी विशेषताएं देखी। थैंक यू।